नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि मैंने बताया था कि 29 मार्च 2024 को हमारी क्लास स्टार्ट होगी। किसकी? एग्रोनॉमी थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पूरी एग्रोनॉमी को कवर करेंगे। पूरी एग्रोनॉमी है क्या, पूरी एग्रीकल्चर को हम लोग कवर करेंगे। और ये हमारी लगभग 30 क्लासेस रहेंगी एग्रीकल्चर की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और इसमें मैं अपना 100% दूंगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल भी ना रुके और आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इन्हीं सब बातों को, चलिए 8 बज चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज तारीख है 29 मार्च 2024। और देखिए आज के दिन ही पता नहीं क्यों बजरंगबली का जो है पाठ स्टार्ट हो चुका है। इधर पीछे माइक में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को थोड़ा मैनेज करिएगा, लेकिन तो बहुत ही शुभ घड़ी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे और मैं किसी के कमेंट भी नहीं देखूंगा क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? मेनली पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले हम एग्रोनॉमी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रोनॉमी में भी सबसे पहले हम गेहूँ से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम परफेक्टिव क्वेश्चंस और सारे सिस्टम इसमें रखे गए हैं ताकि आपका समय भी बचे और आपसे ज़्यादा बातें बहुत ना हो। इसमें बेहतर है कमेंट आप लोग करेंगे, उसका रिप्लाई दूंगा मैं, लेकिन मैं किसी के लाइव कमेंट नहीं देखूंगा क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, सारी चीज़ों को, और पढ़िएगा। तो देखिए गेहूँ जो है, गेहूँ का पौधा किस बच्चे ने नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे 99% लोगों ने गेहूँ का पौधा ज़रूर देखा होगा। और इसका वानस्पतिक नाम आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है टिटकम एस्टिवम। ठीक है, ये तीन टाइप के गेहूँ होते हैं, टिटकम एस्टिवम, टिटकम ड्यूरम और टिटकम डाइकोकम। आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी फैमिली कौन सी है, तो ग्रेमनी है या पोएसी है, ये आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 42 होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि मनुष्य का गुणसूत्र कितना होता है। नेक्स्ट है, अगर हम गेहूँ की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में आ भी चुका है, कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया या तुर्की या एशिया माइनर जिसे कहते हैं, वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, बात करें कि मिट्टी, अब जैसे कोई भी फसल है तो उसके लिए भाई इतनी चीज़ें तो मैनेज करना ही पड़ेगा कि वानस्पतिक नाम क्या है, कुल क्या है, गुणसूत्र क्या होता है, मृदा इसके लिए कैसी रहेगी, ये सब सिस्टम आपको जानना चाहिए। तो मिट्टी इसके लिए जो सबसे उपयुक्त होगी वो आपकी दोमट मिट्टी होगी। पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5। ठीक है, ना अम्लीय ज़्यादा ना क्षारीय। सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रफल में लगाया जाता है, तो विश्व की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का जो है क्षेत्रफल लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका भारत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका क्या है? भारत है। गेहूं पहली बात तो C3 प्लांट है। ठीक है, और एक बीज पत्री पौधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी प्रश्न है। तो गेहूं में ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन 11 से 12%, 13% के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। यदि आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो यहाँ पे लिखा है, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके हम फल की प्रकार की बात करें तो कैरियोप्सिस प्रकार का इसका फल होता है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। और अगर पुष्पक्रम की बात करें तो स्पाइक या बाली या फिर ईयर होता है, ये तीनों एग्ज़ाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक है, अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि इनका गेहूं जो है बहुत मीठा है, इनका कहते हैं गेहूं बिल्कुल सादा है, तो ये आपके जो प्रोटीन ग्लूटीन है ना, उसी पे निर्भर ये करेगा। जितना अच्छा ग्लूटीन होगा उतना ये मीठा आटा आपका होगा। ग्लूटीन प्रोटीन ग्लूटेनिन और ग्लाइडेनिन का कॉम्प्लेक्स होती है, यानी इसमें दो चीज़ों का ये मिश्रण होती है। बात करें कि गेहूं में अगर कौन कौन से विटामिन पाई जाती हैं, तो विटामिन है थायमिन और नाइसिन, ये दो विटामिन पाए जाते हैं। टेस्ट वेट की अगर हम बात करें तो 40 ग्राम, टेस्ट वेट परीक्षण भाग 40 ग्राम है। गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम है। और यहीं पर बात करें गेहूं के मामा जी का यानी कि फेलेरिस माइनर का, तो 2 ग्राम इनका टेस्ट वेट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर हम गेहूं का क्षेत्रफल की बात करें तो 29 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और ये सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है। 92% जो है इसमें आपका क्षेत्रफल कवर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और गेहूं को जो है आप अनाजों का राजा भी कहते हैं।
गेहूँ जो है विश्व का प्रमुख खाद्य फसल है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा गेहूँ का क्षेत्रफल जो है अपने भारत में तो यूपी में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी ये पंजाब में है, 45 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, यानी कि लगभग 12 बीघे में 45 क्विंटल जो है उगाते हैं वो लोग। 12 चौके 48 लगभग, 1 बीघे में 4 क्विंटल, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं। फिर नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे, नेक्स्ट आपके सामने ये है कि जौ है, चावल है, गेहूँ है, जई है। इसमें चिस्मोगेमी, इसमें क्या होता है, फूल निषेचन के बाद खुलते हैं तो उसको चिस्मोगेमी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्वपरागण पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति जो आपकी आई थी उसमें सर्वाधिक योगदान आपका गेहूं का था। जब सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो गेहूं का था, और दूसरे नंबर पर आपका सबसे ज़्यादा धान का था। गेहूं और जौ अनुसंधान निदेशालय ये आपका करनाल हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम वानस्पतिक वर्गीकरण पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये द्विगुणित होता है, यानी कि डाइप्लाइड होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आइन कार्न टिटकम मोनोकोकम, ये 1% क्षेत्रफल पे भारत में उगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए टिटकम डाइकोकम, जो मैंने पहले ही बात की थी, टिटकम ड्यूरम की और टिटकम डाइकोकम की और टिटकम एस्टिवम की। तो इमर गेहूँ उसको कहते हैं टिटकम डाइकोकम को, इससे उपमा बनाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये दक्षिणी भारत में सबसे बढ़िया से होता है। दूसरा है मैक्रेनी गेहूँ, ये आपसे सब पूछा जा सकता है टाइप्स में। तो टिटकम ड्यूरम जो है, सूजी आप लोगों ने खाया होगा, सूजी आटा, ठीक है, सेमिया बनाने में इसका 12% क्षेत्रफल है पूरे मतलब मध्य और दक्षिणी भारत में, मध्य प्रदेश, गुजरात इन क्षेत्रों में होता है। तो ये 3 टाइप के आपके होते हैं। अब नेक्स्ट है टिटकम एस्टिवम, इससे आपका ब्रेड बनाया जाता है या फिर आपको चपाती वगैरह बनाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है, 87% क्षेत्रफल इसका भारत में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट आपके देखूंगा नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें ध्यान देकर बस। अब भारतीय बौना गेहूँ जो है, आजकल बौने गेहूँ ताकि गिरे ना, खेती आपकी बर्बाद ना हो, इसलिए उसका नाम है टिटकम स्पोरोकाकम। ये आपको ध्यान रखना है कि बौने गेहूँ का नाम क्या है, स्पोरोकाकम है। बात करें कि गेहूँ के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो ये ठंडी और नम जलवायु हो तो बहुत बेहतरीन आपकी होगी। हाँ, लेकिन जब इसका जनन या पुष्पन हो रहा हो तो गर्म और शुष्क जलवायु की इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए अंकुरण पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, टिलरिंग पे कितना होना चाहिए, ग्रोथ पे कितना होना चाहिए और रिपनिंग पे कितना होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको सामने दिया है। अगर हम बात करें बेस तापमान की, तो लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बेस तापमान होना चाहिए। और गेहूं की जो वृद्धि है, इसकी पुष्पन अवस्था ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रति संवेदनशील हो जाती है, ठीक है। बात करें कि बुआई का समय, तो ये नवंबर, मिड नवंबर जो है उसके बुआई का समय इसमें माना जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट में कि गेहूं जो है रबी की है, खरीफ की है या फिर जायद की फसल है। कमेंट में आप लोगों के देख रहा हूँ। नेक्स्ट है कि गेहूं की बुआई हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। तो गेहूं इस टाइम सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी विधि है ये सीड ड्रिल, उससे ये बहुत अच्छे से इसकी बुआई होती है। सीड रेट की बात करें तो अगर समय पर आप बुआई कर रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, थोड़ा देरी से कर रहे हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और डिबलर से कर रहे हैं तो आपकी सबसे कम लगेगा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और यदि आप जीरो टिलेज कर रहे हैं, ठीक है, शून्य भू परिष्करण, तो ये 140 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका लगेगा। यहीं पर हम बात करें, ये तो नॉर्मल गेहूँ की होगी। अब संकर गेहूँ यानी कि हाइब्रिड गेहूँ की बात करें तो ये 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी इसमें आपकी सीड रेट रहेगी। और इसकी कतार से कतार दूरी आप लोग और गहराई, ये इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट पर, तो इसकी FIR विधि होती है। FIR का पहली बात तो फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाना है। FIR, F का मतलब होता है फंजीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, और R से होता है राइजोबियम कल्चर, ठीक है। तो FIR विधि इसमें सीड ट्रीटमेंट में लाई जाती है। बायो फर्टिलाइजर्स का एजेटोबैक्टर है, ठीक है। इसमें गोबर की खाद आप डाल सकते हैं 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिंचित के लिए कितना है, असिंचित के लिए कितना है, गेहूं में जिंक कितना है, ये आप इसे डाल सकते हैं, इतना पे डाटा देख सकते हैं। उर्वरक देने का तरीका आप देख लीजिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय बेसल डोज जिसे कहते हैं उसी टाइम दे दी जाती है। आधी नाइट्रोजन का 2 भागों में क्रमशः पहली व दूसरी सिंचाई के समय देंगे। अब देखिए इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है FIRB की, तो फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपकी, हाँ यहाँ पे देखिए इरिगेशन। गेहूं में सामान्यतः 6 सिंचाई आपको करनी होती है, ठीक है। CTJ-FMD, सी मतलब CRI स्टेज। सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे फेमस क्वेश्चन एग्रीकल्चर में अगर बात करा जाए तो ये पूछता ही है, CRI स्टेज। इसको क्राउन रूट इनिटिएशन कहते हैं इंग्लिश में, क्राउन रूट इनिटिएशन। इस स्टेज को शीर्ष जड़ फुटान हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये लगभग 21 दिनों पर, यहाँ पे डेज होना चाहिए DAYS, ठीक है, 21 डेज इसका होना चाहिए। तो ये 21 दिन पे CRI स्टेज पर अगर आप पानी दे देते हैं, बाकी अगर ये नहीं भी देते हैं तो भी आपका गेहूँ बहुत अच्छा पैदावार देगा, और अगर दे पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे क्रांतिक अवस्था जो हम बात करेंगे वो आपकी CRI स्टेज यही है। बाकी आप लोग और इसको भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको एक सिंचाई देनी है सिर्फ, तो आप CRI अवस्था पे दे दीजिए, बाकी आप पानी ना दीजिए, ठीक। 2 सिंचाई देनी हो तो आप CRI पे दीजिए, और लेट ज्वाइंटिंग या प्री फ्लावरिंग स्टेज पर आप दे दीजिए। 3 सिंचाई हो तो इस तरह आप दे सकते हैं जब मिल्किंग वगैरह भी हो। अब बात करते हैं हम कुछ थोड़ा वेराइटीज़ के बारे में, क्योंकि वेराइटीज़ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल जीन डॉर्फ यानी कि एकल जीन जिसमें हो, तो वो आपकी सोनालिका हुई, सुजाता हुई। सुजाता जो है कपास की है, रोहिणी आपकी सरसों की है। देखिए पूसा लर्मा जो है, ठीक, C306, UP 262। डबल जीन डॉर्फ अगर हम बात करें तो कल्याण सोना हुई। ये तीनों रोली जो रोग है उसके प्रति संवेदनशील होती है। सोनारा 64 है, ये भी आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है। कल्याण सोना हुआ, सोनारा 64 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन किस्मों को भी देख सकते हैं ध्यान से, ठीक। बाकी यहाँ पे एक ट्रिपल जीन का भी है, हीरा मोती जवाहर ज्योति लाल बहादुर। कोई ना कोई आपसे एक एग्ज़ाम में उठा के पूछ लेगा, और ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको आपको ही पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब हम वीड मैनेजमेंट पे बात करेंगे, खरपतवार पे, कि गेहूं का मुख्य खरपतवार आपका कौन सा है। तो उसका नाम है गेहूंसा या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा या नकलची खरपतवार या कैनरी घास। इतने नामों से हम इसे जानते हैं। ये मोनोकॉट वीड है। फेलेरिस माइनर जो है, ठीक है, ये आपका गेहूं का मामा है। फेलेरिस माइनर के 1000 बीजों का परीक्षण अगर आपको करना है तो 2 ग्राम आपको लेना है, बस हो जाएगा, ठीक है। और जबकि गेहूं का यहीं पे टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है, ठीक है। पूर्ण खरपतवार या निरपेक्ष एब्सोल्यूट वीड क्या होता है। तो बथुआ जो है, चीनीपोडिया एल्बम जिसे कहते हैं, वो आपका पूर्ण खरपतवार है, यह निरपेक्ष खरपतवार है। आपत्तिजनक अगर खरपतवार की बात करें तो गेहूं में और कौन सा होता है, इसको ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं, तो कॉर्नवॉल्स एरवेंसिस, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब लोग तो इसी का वेट कर रहे थे कि 2,4-D जो है, इसका नाम भी आप लोग लीजिए तो बेहतर रहेगा सर। तो 2,4-D आपके सामने है। चौड़ी पत्ती को अगर आपको गेहूं में से ख़त्म करना है खरपतवार को, तो 2,4-D आप डाल दीजिए, और मेटासल्फ्यूरान, ठीक है। संकरी पत्ती है तो आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है, ये सब आप डाल सकते हैं। अब देखिए भंडारण से काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेबस में भंडारण है, तो भंडारण आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अब भंडारण जो है वो तो आपका कितने % नमी पे रखा जाएगा, तो 10 to 12% नमी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देके पढ़ देना है। लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम परफेक्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रमुख कीट कौन कौन से लगते हैं गेहूँ में। तो गेहूं में देखिए दीमक लगता है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको आइडेंटोडर्बस ओबेसस होता है। खपरा बीटल इसका भंडारण कीट होता है, इसका भी वैज्ञानिक नाम है ग्रेनेरियम है, ट्रोकोडर्मा, ठीक है। नियंत्रण कैसे करेंगे, तो सल्फास डाल देंगे, 1 गोली डाल देंगे, काम हो जाएगा। 3 गोली प्रति टन अनाज इसका हम सल्फास का डालते हैं। तो ये आपके भंडारण में कीट हो गए। अब हम बात कर लें प्रमुख रोग के बारे में, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम रोग में पहुँचते हैं, सबसे पहला रोग है रोली रोग। काली रोली, इसे तजा रोली भी कहते हैं, पक्सिनिया ग्रेमेटिसाई से होता है, पछेती किस्मों में सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान है, काली रोली आपकी पछेती किस्मों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। देखिए भारतीय रोली के अगर हम पितामह की बात करें तो केसी मेहता है। ये आपसे न्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, ये केसी मेहता है। अनावृत कंडुआ है, ठीक है, इसका नियंत्रण वेटावैक्स से करेंगे। करनाल वंट है, ठीक है, इसे गेहूँ का कैंसर भी कहा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। गेहूं का सेहूं जो है सूत्रकृमि से होता है, ये कई बार पूछा गया है। कौन सा सूत्रकृमि है, तो एनगुइना ट्रिटिसाई होता है।
अगर हम प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज बताएं तो जेटी जो है इनका नाम है और इनका निधन 1743 में ही हो गया। उपचार बात करें तो 20% नमक के घोल से उपचारित करना है। गेहूं का मोलिया रोग सबसे ज़्यादा फेमस रोग है, तो हेट्राडेरा एवेनी से होता है। गेहूं की किस्में जो है राज MR1 भी है, इसकी मोलिया के प्रतिरोधी है, मतलब मोलिया उसमें नहीं लगेगा। जौ की किस्में बात करें, जो गेहूं की मोलिया ना लगे तो राजकिरण है। और गेहूं का टुंडू रोग थोड़ा फेमस है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि अब आप लोगों ने जो है सबका उपचार वगैरह कर दिया, अब हम बात करते हैं उपज कितनी हो रही है। तो यदि सिंचित क्षेत्र है तो 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाना चाहिए। असिंचित है तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। बात करते हैं टिटकेल। टिटकेल के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। 2N56 इसका होता है। ये पहला ऐसा अनाज है जो मानव निर्मित खाद्यान्न है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी में प्रश्न ये पूछा ही जाना है। ठीक है, इसकी खोज रिम्पू ने की है। ठीक है, ये आपको कहीं कोई बताया हो तो बेहतर है, तो याद रखिएगा कि रिम्पू ने इसकी खोज की। ठीक है, टिटकल टिटकम टर्गुलम या सेवल सेल इसे कहते हैं। इसकी प्रथम किस्म जो है गेहूँ टिटकम टर्गिडम, यानी कि इसकी प्रथम किस्म किससे निर्मित की गई है, तो गेहूँ और राई के मिक्सअप से की गई है। गेहूँ प्लस राई, गेहूँ और राई से इसका निर्माण हुआ है टिटकल का। ठीक है, प्रथम किस्म जो इसकी है वो DT46 है। देखिए कुछ न्यू वेराइटीज़ हैं, लुधियाना वगैरह आ गई हैं, तो उनको भी आप देखिए। अब आता है कोयडू व्हीट, यानी कि आभासी गेहूँ। बकहीट इसका नाम है। सीडो जो गेहूँ है, इसका बुआई का समय जो है जून जुलाई में होता है। ठीक है, इसके पत्ती व फूल में एल्फलाइड या रूटिन पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आप लोग ध्यान देकर चलें। आप लोग केवल ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें लगभग याद हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मेहनत और सीरियस दोनों होना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम आपके निकलेंगे। तो गेहूं के दानों की जो कठोरता है वो पियरलिग इंडेक्स से मापते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसीलिए लिखे गए हैं, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गेहूं के दानों की कठोरता जो है वो पियरलिग इंडेक्स से होती है, इसको मतलब मापते हैं हम। ठीक है, यदि गेहूं और सरसों का अंतरा शस्य कर रहे हैं तो हम 9:1 में रखेंगे। ठीक है, गेहूं का छीलन परसेंट, सेलिंग परसेंट जो है वो 60% होता है। गेहूं में मल्टी लाइन उत्पन्न की जाती है ब्रेक बेक क्रॉस विधि द्वारा, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये गेहूं का जितना इंपॉर्टेंट डाटा था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चावल की। अगर आपको गेहूं से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। चलिए चावल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय यानी कि 17-18 मिनट में ही गेहूं को निपटा दिया है। ऐसे ही हम चावल को निपटाने के लिए आ चुके हैं। तो गेहूं हो चुका। अब चावल का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होना चाहिए कि ओराइजा सटाइवा है। ठीक है, कुल इसका भी ग्रेमिनिया पोएसी है। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका, इंडो म्यांमार जो भाग है उत्तरी पूर्वी एशिया, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इंडो बर्मन या इंडो म्यांमार। गुणसूत्र इसका 2n = 24 होता है। पुष्पक्रम की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये पेनिकल होता है, स्पाइकलेट का समूह है ये पेनिकल। दाने बात करें तो गेहूं की तरह ही कैरियोप्सिस होता है। प्रोटीन इसमें बहुत कम होता है, 6 to 7% होता है। ओराइजिन प्रोटीन का नाम है, तो ये काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो ओराइजिन प्रोटीन का ही नाम है इसका। तो ठीक है, चावल में देखिए अन्य धान्य फसलों की तुलना में प्रोटीन कम होता है। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका इंडिया ही रखता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। क्षेत्रफल भले ही भारत में है लेकिन उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा कर रहा है। विश्व में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता जापान में है, विश्व में अगर बात करें तो, भारत में पंजाब में। ठीक है, यही चीज़। भारत में क्षेत्रफल जो है आपका 44 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन इसका दोनों पश्चिम बंगाल है। उत्पादकता में मैंने बताया ही पंजाब है। सर्वाधिक निर्यातक देश अगर हम बात करें कि चावल का कौन सा निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है देश, तो थाईलैंड करता है। चावल का कटोरा, इसको स्टार लगा लीजिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। चावल का कटोरा, इसे छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। गोदावरी का क्षेत्र है और यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा होता है। ये भी C3 प्लांट है। ठीक है, और इसमें लाइसिन की कमी होती है 4%। एक सेकेंड, तो इसमें लाइसिन की कमी होती है।
एक परियोजना आई थी, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP, ये राइस पर आई थी 1965 में। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें भी फूल निषेचन के बाद ही खुलते हैं। ये खरीफ की फसल है, ठीक है। संसार की 60% जनसंख्या का भोजन आपका चावल ही है, और चावल मुझे भी लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगा। मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी पसंद ही होगा। संसार का 90% चावल एशिया महाद्वीप में ही उगाया जाता है और यहीं पे ही खा लिया जाता है। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है, DGO जीन इसका नाम है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए और इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। चावल का टेस्ट वेट अगर हम बात करें तो 25 ग्राम होता है। वे ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप बार बार इनको एक बार क्लास देखें तो याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका एग्रीकल्चर का, कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। बासमती चावल का टेस्ट वेट आपका 21 ग्राम होता है। और आपको इतने अच्छे से यार कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ कमेंट देखकर, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाने पर ही ध्यान दे रहा हूँ। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करिएगा, मैं अगली बार और बेहतर से उसको समझा दूँगा। अब मुझे इतना पता है कि आप लोग अगर AGTA की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ही एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो एक बीज पत्री पौधा है ये आपका धान। चावल में खुशबू किसके कारण होती है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोमा इन राइस। चावल में खुशबू, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनल। बहुत लोग जब चावल खाते होंगे कह रहे हैं अरे यार चावल बड़ा महक रहा है, तो बस इसी के कारण है भैया, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राउन मैन्योर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये किससे संबंधित है? तो ये आपके धान की खेती से या चावल की खेती से संबंधित है। ब्राउन मैन्योर, इसको ध्यान में रखिएगा। चावल में खुशबू, ये दोनों प्रश्न आपके बन सकते हैं। महुआ की देखिए खली का प्रयोग भी आपके धान में ही किया जाता है सबसे ज़्यादा। पेरा पश्चिम बंगाल व बिहार व उटेरा मध्य प्रदेश धान की फसल से संबंधित क्षेत्र हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चावल की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो CH4 यानी मार्स गैस यानी कि मेथेन गैस निकलती है, और मेथेन जो है आपका CNG का प्रमुख घटक है। धान की पत्तियों में पैरेनकाइमा ऊतक पाए जाते हैं। यदि आप लगातार पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो आपको बेरी रोग हो सकता है। अब बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है ये आपको कमेंट में बताना है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा, केंद्रीय धान अनुसंधान CRRI ये आपका कहाँ है? तो आपका कटक उड़ीसा में 1946 में बना, ठीक। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI ये आपका मनीला फिलीपींस है। और आपको 2 शब्दों पर ध्यान रखना है, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, बाकी वही चीज़ें सामने लिखी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कटक उड़ीसा में है, ये आपका फिलीपींस में। धान अनुसंधान निदेशालय, एक दिन मैंने यही प्रश्न AGTA ग्रुप में पूछ लिया, वहाँ पे काफ़ी लोग गलत कर रहे थे। ये आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे बहुत प्यार दीजिएगा, ठीक है। चलिए जलवायु की अगर हम बात करें, खरीफ की फसल है, चावल बुआई अपरंपरागत क्षेत्र इसका होता है, उष्ण नम जलवायु इसको चाहिए। अंकुरण के लिए आपके सामने तापमान है, ब्लूमिंग टेम्परेचर है, पकने के लिए टेम्परेचर है, ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी मेनली हम बात करें तो चिकनी दोमट इसके लिए चाहिए। pH इसका थोड़ा अम्लीय चाहिए, 4 से 6 डिग्री आपका होना चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए। चाय चावल व आलू इसके लिए थोड़ा सा अम्लीय मृदा उपयुक्त रहती है। काली मृदा चावल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। हेलिंग आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। धान से चावल प्राप्त करने की क्रिया जो है, यदि आपको धान से भूसी अलग करके आप चावल प्राप्त कर लेते हो तो उसे हेलिंग कहते हैं। और कुछ बच्चे इन प्रश्नों को गलत कर जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है, बस वो पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दे दें तो भी काम हो जाए। हल्ड राइस क्या है? तो धान या भूरा चावल उसे कहते हैं। डी हल्ड राइस इसे वाइट राइस या वाइट राइस चावल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो धान का दाना लेमा जो लैम्प्स है या पैलिया, इसे दृढ़ता से ढका होता है, जिसे ही हम हाल कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको इम्पॉर्टेंट है। हलिंग परसेंटेज की बात करें तो चावल छिलका रहित या वाइट राइस बटा धान जिसे ब्राउन राइस या छिलका युक्त गुणे 100 आप कर देंगे तो आपका निकल आएगा हलिंग परसेंटेज। चावल का हलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सूत्र ध्यान रखिएगा। चावल का हलिंग परसेंटेज 66% के आसपास होता है, या 2/3 आप धान का होता है, मतलब 100 में 66% आपका क्या रहेगा, हल, ठीक है। चावल और छिलके की अगर हम बात करें तो 2:1 का होता है इसका।
मिलिंग का मतलब होता है कि आटा बनाना। चावल से जब आप आटा बनाएंगे तो 50 to 55% आटा आपका बनेगा। ठीक, अब ये बहुत अगला तगड़ा क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, इसको इंगोप्रोटिक्स कहते हैं। इसमें विटामिन ए का निर्माण करने वाला जीन, वो जीन कौन सा है? डैफोडिल। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा जीन पाया जाता है? तो डैफोडिल पाया जाता है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत अगर बीटा कैरोटीन है तो गोल्डन राइस में विटामिन ए 37 ppm पाया जाता है। ठीक है। सुपर राइस, सुपर राइस की बात करें, सुपर चावल जिसे कहते हैं, जीएस खुशजी ने इसे विकसित किया। अधिक पौष्टिक है, 25% अधिक है पौष्टिक। हाइब्रिड राइस यानी संकर चावल की बात करें तो इवॉन लोंग पिंग 1970 चीन में इन्होंने विकसित किया। संसार का यदि हम पहला संकर चावल की बात करें तो IR8 उसका नाम है। ठीक है, और इसको मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, यानी विश्व का जादुई चावल कहते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अगर हम भारत में बात करें कि मिरेकल राइस ऑफ इंडिया क्या है तो उसका नाम है जया। ठीक है, जया बच्चन नहीं है, ये जया इस किस्म है धान की, वो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है। भारत के प्रथम संकर चावल की यदि हम बात करें तो MGR1 है, ये तमिलनाडु में विकसित की गई, तमिलनाडु से। बासमती चावल का प्रथम संकर किस्म बात करें तो PRH10 है। पैरा बॉइलिंग, ये सब शब्द आपसे पूछे जाएंगे। चावल को भाप से उपचार किया जाना पैरा बॉइलिंग है। विटामिन B1 इससे नष्ट हो जाता है उबालने से। ठीक है, पैरा बॉइलिंग की क्रिया से चावल में कौन सा विटामिन परिरक्षित होता है? तो विटामिन B12 इसमें बच जाता है, आपका प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अब चावल में जो ड्रम तकनीक है आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। ये देखिए, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण ओराइजा सटाइवा का, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको, इसको मैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं किस्मों की, किस्मों से आपका एक आध नंबर बन सकता है। तो विश्व में चावल की पहली बोनी किस्म TN1 है। TN1 की फुल फॉर्म अगर बात करें तो चायू नेटिव 1965 में बनाई गई। ठीक है, विश्व में चावल की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है IR8। भारतीय चावल की अधिक उपज देने वाली प्रथम बोनी किस्म है वो आपकी जया है। पद्मा के बारे में भी पढ़ लीजिए, जया के बारे में भी। प्रथम उत्परिवर्तित किस्म ये कौन सी है? तो भैया जगन्नाथ है। अन्य अगर बात करें तो शतावरी व प्रथावती भी है। रेनफेड अगर हम बात करें कि बारानी सीधी बुआई है तो ये आपकी बाला है, कटक से विकसित की गई। सूखा सहनशील के लिए धान की किस्म तो बाला, कंचन और किरण भवानी है। लवणीयता यानी कि साल्टेशन के लिए तो IR8 है। लूणी श्री है, लूणी श्री को सुपर राइस भी कहते हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए किस्में तो जलमग्ना है, मधुकर है, चकिया 59 है, जलप्रिया है। तो ये तो देखो जल से नाम ही है। IARI से निकली किस्में हम बात करें तो नोरिन 8 है, नोरिन 18 है। ठीक है, विश्व में बासमती चावल की पहली संकर किस्म तो PRH10 है, मैंने बताया है। आयरन की विषाक्तता से गाल मिर्च प्रतिरोधी अगर कोई प्रजाति है तो फाल्गुना है। ये बन सकता है प्रश्न आपका। सुगंधित धान की बात करें तो कस्तूरी है। पीला थना छेदक जो प्रतिरोधी किस्म है TKM6 है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है तो साबरमती में होता है। ठीक है, अब ब्लास्ट रोग बहुत ज़्यादा लगता है, तो ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म अगर बात करें तो जया, राशि, वाराणसी, साकेत 4, प्रसाद, गोविंद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथक्करण दूरी भी देख लीजिए कि धान से धान की दूरी 3 मीटर पृथक्करण दूरी होती है। सीड रेट की बात करें तो छिड़काव विधि से, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस अगर कर रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और SRI मेथड से कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। SRI का फुल फॉर्म कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका गीली क्यारी विधि। इसमें भी आप 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज जो है आप इसमें सीड रेट रखेंगे। बासमती चावल में बात करें तो 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे चावल की खेती के प्रकार। ठीक, इसमें देखिए अपलैंड, लोलैंड 2 होता है। शुष्क खेती, गीली खेती। अपलैंड में पडलिंग नहीं करते हैं और लोलैंड में पडलिंग कर सकते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पडलिंग होती है, और इसको डेपोक विधि और जो गीली क्यारी विधि है ये आप लोग पढ़ेंगे। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। डेपोक विधि इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। पडलिंग क्या है? देखिए, पडलिंग धान से संबंधित है, पहले आपको यही देखना है। मृदा संरचना को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग सॉइल स्ट्रक्चर,
उसको हम पडलिंग कहते हैं। पडलिंग मतलब यार जो आपकी मिट्टी है उसको पलट देना, ठीक है, जो संरचना पहले बनी हुई उसको पलट देना, तो ये आपका उसी से है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम देखेंगे कि क्या है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, धान में नाइट्रोजन की पूर्ति है तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक आपका कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। चावल की फसल में अमोनियम, तो अमोनियम सल्फेट है नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु। तो अमोनियम उर्वरक का जो उपयोग होता है वो अपचयित क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धान की फसल नाइट्रोजन को अधिकांशतः किस रूप में हम ग्रहण करते हैं। वैसे तो इतना ये वास्ट सिलेबस है कि इसको ख़त्म करना आप 1.5-2 साल तक पढ़ेंगे, ख़त्म नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हैं ये। और इतने अच्छे अच्छे नोट्स हैं, ख़त्म करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं ना, ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ाया जा रहा है। धान की फसल नाइट्रोजन को अधिकांशतः किस रूप में आपको मिलती है? धान को ये अमोनियम रूप में मिलती है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, उसको ध्यान रखिएगा। NH4+ इसका सूत्र है। धान ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनियम एवं नाइट्राइट को ऑक्सीकृत क्षेत्रों को दोनों ही अवस्था में अवशोषित कर लेती है, ठीक है। सर्वाधिक हानि अगर होती है तो विनाइट्रीकरण से होती है। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, ये आपका एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजोला बहुत ही फेमस है, इसे वाटर फर्न कहते हैं, जलीय फर्न। ये RAS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। खेत में रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में एजोला 1-2 टन पर हेक्टेयर हम इसे यूज कर सकते हैं। और रोपाई के बाद धान के साथ एजोला का प्रयोग 0.5 टन पर हेक्टेयर कर सकते हैं। BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, इसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन इसके लिए कैल्शियम आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा तत्व आवश्यक होता है इस मेथड में, तो कैल्शियम, ठीक। और आपका बायो फर्टिलाइजर है एजोस्पाइरिलम। हरी खाद में हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको जो जोन है वो आपको भी पढ़ना चाहिए। हम बात करें सिंचाई की, सिंचाई जो है 900 से 2500 मिलीमीटर यानी 90 से 250 सेंटीमीटर पर दिन सर्वाधिक जलमांग इसकी है। क्रांतिक अवस्था अगर हम धान की बात करें तो बोटिंग स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा क्रांतिक अवस्था है, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज में फर्स्ट है बोटिंग स्टेज यानी मोस्ट क्रिटिकल है ये। दूसरा अगर क्रिटिकल स्टेज हम बात करें तो टेलरिंग स्टेज है। ब्रूसनिंग क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाएं तो खेत में हल चलाकर खरपतवार निकालना, इसी विधि को ब्रूसनिंग कहते हैं। जब आपका समझ लीजिए पौधा 25 से 45 दिन के बीच का हो गया तो इसमें आप हल चलाकर खरपतवार को निकाल दें या अवांछनीय पौधों को निकाल दें तो उसे ब्रूसनिंग कहते हैं, ठीक है। खरपतवार की बात करें, चावल का अगर नकलची खरपतवार कौन सा है तो सावा घास या बॉर्न यार्ड घास या इकाइनोक्लोवा क्रुसगेली इसका नाम है, ठीक है। सावा फेमस नाम है, ठीक। धान का मुख्य खरपतवार आपके इधर है साहब, आइकोर्निया क्रासिपस। और जलीय खरपतवार है जलकुंभी, इसको बंगाल का आतंक कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। उपज होती है 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। भंडारण होगा 10 से 12% इसकी नमी पर। SRI सिस्टम जो है वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही याद रखना चाहिए जैसे आप याद रखते हैं ATM का फुल फॉर्म, ठीक है। 5 से 6 किलोग्राम बीज दर। अगर हम बात करें पृथक्करण दूरी तो 25x25 रखना चाहिए, ठीक है। मेडागास्कर में जो है इसका ओरिजिनेटन हुआ था, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए हम खैरा, जिसे फीरस्ट कहते हैं। फीरस्ट हो सकता है आप लोग ना जानते हो, खैरा ही जानते हो, लेकिन फीरस्ट भी इसका नाम है। डॉक्टर YL नैने जो हैं इन्होंने पंतनगर में जिंक की कमी से होने वाला खैरा रोग पता कर लिया। 2 वर्ष में एक बार 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें तो खैरा नहीं लगेगा। या खड़ी फसल है तो 0.5% जिंक सल्फेट का प्रयोग कर दें। फाउलिंग क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधी बुआई किए गए चावल के खेतों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है, जिसे फाउलिंग फसल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कीट होता है तो गंधी बग होता है। ये पुष्पन के बाद और दूधिया अवस्था में इसको बहुत तेज पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रमुख डिसीज़ क्या है, क्या रोग होते हैं इसमें।
ठीक है। इसमें प्रमुख रोग देखिए, टुगरो ये वायरस वाहक है। कैसा है? तो ये वायरस वाहक है। हरी पत्ती खुदका जिसे कहते हैं। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जीवाणु झुलसा रोग इसे कहते हैं। उपचार इसका हम कैसे करेंगे? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से करेंगे। भूरा धब्बा रोग इसे ब्राउनिंग कहते हैं। तो ये बंगाल में अकाल ला दिया था। अब बाकी खैरा देख लीजिए, जिंक की कमी से सफ़ेद आँख होती है। धान में तो फेरस की कमी से होता है। भूरापन होता है तो फेरस की अधिकता से होती है। चावल का एल्वोरी रोग जो किसकी कमी से होता है? तो सल्फर की कमी से होता है। धान की अकोइची की बीमारी एस्ट्रियस की विषाक्तता के कारण होता है। और नेक्स्ट हम टॉपिक पहुँचेंगे मक्का। तो मक्का हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल पढ़ेंगे और आप लोगों को बताना है कि आज की क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी। तो आज की क्लास पहली क्लास थी, तो आप लोगों को ज़रूर रेटिंग करनी चाहिए कि आज की क्लास में क्या सुधार किया जाए, कि क्लास अच्छी थी। ये आपको कमेंट में बताना है। यदि सुधार करने लायक हो तो कुछ बताइएगा, मैं सुधार कर दूँगा। जैसे आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम कहाँ जान पाएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन बहुत जल्द से जल्द हो। चलिए मिलते हैं अगली रात 8 बजे नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर, जय भारत।